बुलाना चाहूंगी एंड आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन जयराम ठाकुर जी, एक्स चीफ मिनिस्टर, बीजेपी स्टालवर्ट, बीजेपी के दिग्गज नेता। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेरी वार्म वेलकम। बहुत बहुत स्वागत। एंड मुकेश जी, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद द सेशन। न्यूज 18 नेटवर्क के इस राइजिंग शिमला मंच पर ठाकुर साहब आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आप हमारे बुलावे पर आए, हमारी मंच की शोभा बढ़ाई, इसके लिए एक बार फिर हम आप के शुक्रगुजार हैं। और आज जो सवालात होंगे ये शिमला के आसपास से लेकर होंगे, क्योंकि शिमला न केवल हिमाचल प्रदेश की राजधानी है बल्कि एक ऐसा शहर है जो पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। सबसे पहले तो ये बताइए कैसे मिजाज हैं आपके? जी बहुत बढ़िया। आपको नए साल की शुभकामनाएं और सभी दर्शक भी हमारे साथ यहाँ पर बैठे सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये न्यूज़ 18 के इस मंच के माध्यम से शिमला जो हमारा प्रदेश की राजधानी है और एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसको दुनिया के नक्शे पर और बेहतर ढंग से लाने के लिए प्रयत्न, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ 18 का विशेष तौर से। जी, शिमला का नाम आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के ज़माने से रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है 9 वायसरॉय ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का शासन यहाँ से वो चलाया करते थे। मार्च महीने से लेकर तकरीबन 9 महीने तक पीटरहॉफ पहले उनका वायसरॉय का घर हुआ करता था, उसके बाद वायसरॉयल लॉज बना जो आज भी हमारी धरोहर है। तो वो जो शिमला लगातार 2025 तक पहुंचा है उसमें आप कौन कौन से चेंजेस आप देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी विशेषता शायद मुझे लगता है कि उस वक्त अंग्रेजों ने भी देखी। ये एक जगह है जहां बसा जा सकता है, रहा जा सकता है और ये जो है वो इसको डेवलप किया जा सकता है। और इसी सोच के साथ इन्होंने इसको अपने समर कैपिटल के नाते जो है इस्तेमाल भी किया। और हमें गर्व है इस बात के लिए कि पूरे देश की राजधानी के रूप में उस वक्त जो है वो हमारा शिमला भी रहा है। ऐसे में पड़ाव के दौर में अगर यहाँ तक की अगर आप बात पूछ रहे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अलग अलग पड़ाव के दौर में से ये शिमला यहाँ पर पहुंचा है। और ख़ास तौर से जो अंग्रेज़ों के ज़माने के कॉन्सेप्ट था उनका कॉन्सेप्ट यही था कि ये एक हिल स्टेशन के नाते यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की चारों तरफ की जो सुंदरता है, हाँ, और उन सारी चीज़ों का एक महत्व है। और उसी के साथ साथ में उन्होंने इसको प्लान किया था, शायद मुझे लगता है कि 20-25 हज़ार की पॉपुलेशन के लिए प्लान किया था। लेकिन वो प्लान उनका उस वक्त के हिसाब से जो है बिल्कुल सही प्लान था। और सही मायने में मैं कहता हूं कि शिमला को अगर उस रूप में, जिस रूप में उन्हें कल्पना की थी, अगर उस रूप में शिमला को रहने दिया गया होता 25,000 की पॉपुलेशन, 30,000 की पॉपुलेशन के बीच में, तो आज शिमला बहुत अलग तरह का होता। और उस पड़ाव में क्योंकि बहुत ज़्यादा, जिस प्रकार से मुझसे पहले भी हमारे साथियों ने यहाँ पर जिक्र किया, वो गाँव में पैदा हुए लेकिन पढ़ाई के लिए कुछ शिमला आए, कुछ पढ़ाई के बाद शिमला आए और शिमला आने के बाद शिमला में ही बस गए। और ऐसे आज जो 25,000 की पॉपुलेशन, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर 25,000 के लिए सड़कों का, पानी का और उसके साथ साथ पैदल चलने के रास्ते का जो किया गया था, वहाँ आज 2.5 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन बस रही हो, तो स्वाभाविक रूप से इस बोझ से शिमला की स्थिति जो है वो चिंताजनक बनी है। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बदलाव आया है, खासतौर से अभी तक के इस पड़ाव तक, यहाँ तक के 2025 तक का अगर आप जिक्र करें कि वो शिमला शायद जो कल्पना उन्होंने की थी उस तरह का शिमला ना आज है और ना आने वाले समय में हम बनाने की स्थिति में हो पा रहे हैं।
जी, सच कहूँ, दिल से कहूँ तो जो आप कह रहे हैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग की बात हम कर रहे हैं। तो प्लानिंग की बात जो उस वक्त, अगर हम एक इमारत का जिक्र करें, वाइस रीगल लॉज, जी। जो अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है, जी जी ये 1884 में बननी शुरू हुई, 1888 में बनी। जी ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी बिल्डिंग थी जहां पर बिजली आई। उसमें जो छत बनाई गई है अखरोट की लकड़ी की, उसमें आज भी वार्निश करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसमें आज भी एक ऐसा हॉल है जो साउंड प्रूफ हुआ करता था। वाटर हार्वेस्टिंग की बात जो अब हम कुछ साल पहले करने लगे हैं, उन्होंने 1884 में सोची। तार घर हो, डाक घर हो, शिमला को गर्व है कि सबसे पहले हिंदुस्तान में यहाँ पर बने, यहाँ से पूरे देश को चलाया। लेकिन वो प्लानिंग अब हम पिछले अगर 10-15 साल की बात करें तो अब वाकई छोटी लगने लगी। उससे पहले वो चल रहा था सिस्टम। अब बेतरतीब यहाँ पे निर्माण हो रहे हैं, आए दिन नालों में बिल्डिंग्स बन गई हैं, थोड़ा सा पानी आता है, सब ढह जाता है। कैसे रोक लगाएं? क्योंकि एक राजनीतिज्ञ के तौर पर आप खुद मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, अभी विपक्ष के आप नेता हैं। कौन सी मुश्किलात हैं जिनका सामना करना पड़ता है कि हम होने देते हैं, कई बार इग्नोर कर देते हैं, आंख बंद कर लेते हैं? नहीं, देखिए, एक बात तो मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, जो जिस बात से मुझे लगता है बहुत सारे लोग इत्तेफाक करेंगे, सहमत होंगे, कि शिमला को शिमला हम ही लोगों ने रहने नहीं दिया। और इसके लिए मैं इस बात को, अलग अलग फेज में सत्ता आती रही जाती रही, लेकिन क्या हो गया कि एक तो आजकल के इस दौर में मानवीय स्वभाव ये बन गया है कि जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, ज्यादा चाहिए। ये स्वभाव बनने की वजह से जो है वो सारी चीजें इस तरह से यहां पर हमारी हो गई। एक होड़ लग गई, क्योंकि राजधानी बन गई शिमला प्रदेश की। राजधानी बनने के साथ साथ में फिर शिमला की तरफ, शिमला ये हिमाचल के लोगों के लिए भी गर्व का विषय बनता था कि भाई हम शिमला में वहां पर बसें, वहां पर रहें। वो भी आए, हिमाचल के लोग भी, और पूरे देश भर से भी लोग। खैर अब की इस दौर में जो कठिन है वो, क्योंकि अब नियम में परिवर्तन हो गए हैं थोड़ा उस तरह से, क्योंकि एक तो स्कोप नहीं रहा लैंड का, लेकिन उसके साथ साथ में रूल्स में भी प्रोविजन जो है 118 उसमें है, और बहुत सारी चीजों को लेकर के अब वो स्थिति नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे पास जो वर्तमान में है, ठीक है, अलग अलग सरकारों ने प्रयत्न किए हैं इसको बेहतर करने की कोशिश, लेकिन बेहतर बहुत ज्यादा करने की गुंजाइश बची नहीं। काम करें तो करें कहां? अब सड़कों को, अंग्रेजों के जमाने की जो सड़कें बनी थी उसमें अगर दूसरी बात चौड़ा करने के लिए गिनती लगी, वो जब हमारी सरकार बनी तो चौड़ा करने के लिए हमने उसमें प्रयत्न किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हुई है, मैं सुरेश भारद्वाज जी से बात भी करता था, सड़कें हमने थोड़ी चौड़ी की, बेहतर जहां जहां स्कोप निकल सकता था, जहां किसी के घर को नुकसान नहीं हो सकता था, किसी प्रॉपर्टी को डैमेज किए बिना हमने सड़कें जो चौड़ी की। लेकिन क्या किया, जहां सड़क चौड़ी की वहां लोगों ने सोच नहीं बदली, वहां उनने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। यानी कि वहां हट फिर करके वही स्थिति बन गई। जो लोगों की ओर से जो कोऑपरेशन मिलना चाहिए, तो वो मैं समझता हूं कि उस तरह की हमको कठिनाई रही। लेकिन मैं इतने में जरूर कहना चाहता हूं कि शिमला को डीकंजस्ट करना सबसे पहली आवश्यकता है, और अगर वो हम करेंगे तो उसी के बाद ही शिमला के ओवरऑल जो है इसके ऐतिहासिक महत्व को और इसकी हेरिटेज लुक को, उसको मेंटेन की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं। अन्यथा वर्तमान स्थिति में बहुत कम स्कोप रह गया, बहुत कम स्कोप रह। हम भी बहुत ज्यादा सोचे, और मैं इस बात को लेकर के स्मार्ट सिटी का ये कॉन्सेप्ट जब आया, और मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। पहले ये प्रावधान जो है, जो धर्मशाला और शिमला के लिए 50-50% फंडिंग के प्रोविजन के साथ था, लेकिन बाद में उन्होंने इसको 90-10 में किया। ठीक है, कैपिंग उनमें जरूर लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक शुरुआत तो की कि भाई स्टेट इस सारी एक्सपेंडिचर को बेयर नहीं कर सकता है, हमको केंद्र से मदद करनी है, ज्यादा मदद करनी है। और ज्यादा मदद करने का रास्ता ये निकाला कि आओ आप शिमला को अच्छा बनाइए, आप धर्मशाला को अच्छा बनाइए, आप जो है 10-10% आप दीजिए, 90% हम देंगे। तो ये एक मुझे लगता है कि उस दिशा में कदम हुआ, और उसके कारण जैसा मुझसे पहले भी यहां पर बात आई
अंग्रेजों के जमाने के बाद कोई टनल बनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था यहां पर। और हमने जब टनल की शुरुआत यहां पर शिमला में करने की सोची तो बहुत सारे लोग हमको कहे कि पहाड़ गिर जाएगा, ये क्या करने जा रहे हैं। आज से पहले इतनी सरकारें रही, कोई नहीं कर पाई, सोच भी नहीं पाई, क्योंकि शिमला के बारे में ये है कि सिस्मिक जोन है और उसके साथ साथ में इतना सारा लोड ऊपर से बिल्डिंग स्ट्रक्चर का है, और ऐसे में करना उचित नहीं होगा। हम भी विचार किए करना चाहिए, लेकिन हमने कहा करना चाहिए, अंग्रेजों ने किया तो क्या हम नहीं कर सकते। और मुझे इस बात की खुशी है कि ढली के टनल 50 करोड़ की लागत से हमने उसकी शुरुआत की, और हमारी गवर्नमेंट रहते रहते दोनों छोर उसके मिल गए थे। बात अलग है, उद्घाटन बाद में हुआ, लेकिन एक शुरुआत हुई। मैं हिमाचल प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बना 3 महीने का कार्यकाल मेरे को बने हुआ था। भयंकर संकट हो गया पानी का शिमला में, और हम भी समझ नहीं पाए ये क्या हो गया। ठीक है, उस वक्त मौसम में ये स्थिति रही कि बारिश कम हुई थी, बर्फ कम पड़ी थी, लेकिन जो हमने पता किया कि आखिरकार हुआ क्या ये शिमला के अंदर ये सारी स्थिति, तो मालूम पड़ा कि जो पानी की सप्लाई शिमला के लिए होती है उसका 25% के करीब जो है वो पाइप की लीकेज के माध्यम से वो ड्रेन हो जाता है, वो मिलता ही नहीं लोगों को। क्या इस सारी चीज को लेकर के समय रहते कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन उसी दिन उसी वक्त हमने पूरे देश में ये बड़ा इश्यू बना। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने चिंतित होकर मुझे फोन किया कि कुछ करिए कि ये शिमला का पानी का संकट, इसका समाधान करिए, 1 साल के लिए नहीं करिए, हमेशा के लिए होना चाहिए। हमने उसी वक्त फैसला किया, भारद्वाज जी यहां पर बैठे हैं, फैसला किया, तय किया कि अगले साल के गर्मी के मौसम से टूरिज्म का जो हमारा टूरिस्ट सीजन आने से पहले हम एक स्कीम यहां पर बना करके तैयार करें। हमने अधिकारियों को बुलाया, उन्होंने कहा कि मिनिमम 10 MLD पानी की जहां पर जरूरत रहेगी अगर पानी का संकट से हमको शिमला को दूर करना है। और जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि 1.5 साल लगेगा, 1.25 साल लगेगा, 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन हमने कहा हमें ये 12 महीने से पहले यानी कि 1 साल से पहले तैयार चाहिए। बजट दिया, 70 करोड़ की लागत से चाबा से हमने शुरू किया, और वो 10 महीने के अंदर अंदर जो है हमने बना करके दिया। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, आज पानी का शिमला में संकट नहीं है। इस बार बर्फ कम गिरी है, लेकिन मैं उसके बावजूद भी मैं कह सकता हूं पानी का संकट शिमला में नहीं होगा। और उसी तरह से दूसरा बड़ा जो प्रोजेक्ट जो है, जो 1813 करोड़ रुपए का जिसका जिक्र यहां से वर्ल्ड बैंक की स्कीम का, वो उसकी शुरुआत हमने की है। और शुरुआत होने के बाद उसका फर्स्ट फेज मुझे लगता है कि इसमें इस साल के अंत तक जो है वो पूरा होने वाला है। यानी कि सबसे बड़ी आवश्यकता ये थी, सबसे बड़ी आवश्यकता कि शिमला में पानी का संकट नहीं होना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ हिमाचल में ही पॉसिबल है कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है या पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो ये कहते नजर आए कि शिमला में पानी का संकट नहीं होगा। अभी हम दिल्ली और हरियाणा में देख रहे हैं तो पानी के लिए युद्ध छिड़ा हुआ है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन यही खूबसूरती है, जब आप सीएम थे तो सुखविंदर सिंह सुक्खू आपके साथ फ्लाइट में बैठे थे। एक समय वो था जब धूमल साहब की और वीरभद्र सिंह की अखबार में फोटो छपी तो नीचे कैप्शन छपा था, दोनों मुस्कुरा रहे थे कि बताइए इसमें कौन हारा कौन जीता। तो ये चीज तो बनी रहे। लेकिन हम बात कर रहे थे कि आपने सड़क चौड़ी की, लोगों ने वहां पे गाड़ियां खड़ी कर दी, स्थिति वही होगी। पार्किंग की समस्या हमारी शिमला की ऐसी है, खासतौर से जब टूरिस्ट सीजन आता है, मई जून या दिसंबर का आखिरी हफ्ता, ट्रैफिक इतना हो जाता है कि शिमला आने में घबराहट होने लगती है। शोगी तक जो है वो ट्रैफिक रुक जाता है। यही हालात मनाली में रहते हैं। क्या इस समस्या का निदान होगा कभी? क्योंकि टूरिज्म के लिए 3 ही डेस्टिनेशन है जिनके लोग नाम जानते हैं, शिमला, मनाली, धर्मशाला। चौथी जगह को कोई भी सरकार आई हो, यहाँ पे हर 5 साल के बाद सरकार बदलती रहती है, चौथा डेस्टिनेशन आज तक डेवलप नहीं कर पाए हम। नहीं, इस बात से मैं सहमत हूं कि टूरिस्ट असुविधा के लिए नहीं आएगा। अगर टूरिस्ट दिल्ली से चलेगा शिमला पहुंच करके, और शिमला पहुंचने में उसको जो है 2 घंटे अगर जाम में फंसना पड़ा, तो स्वाभाविक रूप से ना उसका मन यहां रहने के लिए होगा, ना दूसरी बार आने के लिए होगा। ऐसी सूरत में यह करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ का जो पॉपुलेशन जो यहाँ पर स्थायी रूप से यहाँ पर रहती है, उनके लिए भी आज की तारीख में ये सड़कें पर्याप्त नहीं है। ये हमको करना ही पड़ेगा। और इसलिए मैंने इस बात को लेकर के उसी वक्त जब हमारी गवर्नमेंट, हमने इस बात को लेकर प्लान्स किए थे
कि टनल एक से गुजारा नहीं होनी, और भी टनल्स यहाँ पर बननी चाहिए ताकि शहर के अंदर की ट्रैफिक को हम रेगुलेट कर सके। एक बात तो ये है। दूसरी बात, हमने इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की कि मुझे लगता है कि शिमला में, मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पार्किंग के प्लेसेस आइडेंटिफाई करना और वहां पर पार्किंग बनाना, ये काम अगर हुआ है, सबसे ज्यादा हुआ है तो हमारी 5 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। आईजीएमसी में पेशेंट को लेकर के आते हैं लोग, उस वक्त आदमी की जिंदगी का सवाल होता है, और जब गाड़ी वहां पर पहुंचाते हैं, जिस गाड़ी में वहां पर पहुंचाते हैं, पेशेंट को पहुंचाते हैं, गाड़ी जो है वो खड़ी करने की वहां पर जगह नहीं होती है। और कई बार तो आईजीएमसी के जो हमारे रास्ते हैं, चाहे कोई भी रास्ता, चाहे वो संजौली से है, चाहे आप बिल्कुल लक्कड़ बाजार से है, वहां पहुंचने के लिए ही जो है वो ऐसे फंस जाते हैं तो आदमी की जिंदगी वहीं हॉस्पिटल से पहले ही समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में हमने प्लान किया कि भी पार्किंग की व्यवस्था, ताकि पूरा ये जो आईजीएमसी का पूरा जो कैंपस जो है, यहाँ पर एक भी गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए एम्बुलेंस के सिवाय। उसके लिए बड़ी पार्किंग, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, 500 गाड़ियों की पार्किंग से ज्यादा का प्रोविजन हमने वहां पर अब किया। तो आजकल काम चल रहा है, तो ये सारी चीजें बहुत पहले से की जा सकती थी, पहले सोचना चाहिए था। लेकिन ऐसी चीजों को लेकर के हम समय निकालते रहते हैं और उसके बाद जो है वो वक्त निकल जाता है, लेकिन वो सोच जो है वो परिवर्तित नहीं हो पाती है। तो अभी मुझे इस बात को लेकर के इतना जरूर है, मैं शिमला को अच्छा एक जो है इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए, और उसके साथ साथ जो जरूरतें हैं, वो जरूरतें सबसे पहले है कि शिमला को डीकंजेस्ट करें, रोड चौड़ी हो। अब ये जो 4 लेन के कारण मुझे लगता है कि थोड़ा इसका इंपैक्ट आएगा, उसका फायदा रहेगा। और इसके अलावा जो दूसरी जो पार्किंग जो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये पार्किंग आपको बनानी ही पड़ेगी। कहीं भी किसी तरह से जगह आपको निकालने के लिए प्लान करने पड़ेंगे, सख्त कदम भी उठाने पड़ेंगे। शहर के अंदर के जगह इस तरह के जो जहां जगह आपको तलाशी नहीं है वहां पर बनानी होगी, ऑब्जेक्शन जाएंगे, नाराजगी होगी, लेकिन आपको कदम उठाने पड़ेंगे अगर शिमला को ठीक बेहतर करना है। जी, समोसा खाएंगे? देखिए, वो तो पहुंचा ही नहीं, ना उनके पास पहुंचा ना हमारे पास पहुंचा। नहीं, वो थोड़ा सा पजल है जो मेरी टीम है। अब पता नहीं आप एचपीटीडीसी का समोसा खाना पसंद करते हैं नहीं करते हैं, प्राइवेट होटल से कहीं से मंगवाना पड़ेगा, तो थोड़ी चॉइस बता दीजिए अपने। नहीं, देखिए, हमारे जमाने में तो एचपीटीडीसी को ही हम प्राथमिकता देते रहे। अपन टूरिज्म को भी आय का थोड़ा सा मदद भी करना चाहते थे, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के हैरानी है कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार, जहां समोसे की अगर आपने बात की, तो ऐसे कुछ फैसले आपके लिए ऑर्डर कर दूं एचपीटीडीसी ना, तो बस समोसा तो यहाँ तो अब आ ही जाएगा, तैयारी होगा, मुझे ऑर्डर करना होगा तो मैं जरूर खा लूंगा। ठाकुर जयराम जो है वो होटल हॉलीडे होम का समोसा खाते हैं, तो एक ऑर्डर किया जाए, बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है। जी, जारी रखिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब, चलो सारी चीजों को लेकर के कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, लेकिन सीरीज ऑफ ऐसे इंसिडेंट्स होना जिसमें जगहंसाई हो जाए प्रदेश की सरकार आप की। वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। मतलब ना आप जंगली खाते ना देसी खाते? ना, वो अब बंद कर दिया हमने, बहुत पहले से बंद कर दिया है। और जब माल पे आते हैं तो मतलब सुसु घर पे करके आते हैं या ऊपर? हम तो अब घर के करके जाते हैं, लेकिन अब बड़ा दिलचस्प फैसला लिया कि भाई हाई कोर्ट ने फैसला किया है, बोलता है कि आप जेंडर इक्वलिटी की बात करनी चाहिए आपको, अगर महिलाओं के लिए आप 5 रुपए लेते हैं तो पुरुषों से भी लेना चाहिए। तो हमने कहा कि कितने टॉयलेट इन्होंने आइडेंटिफाई किए, यहाँ पर कहा कि हमने 30 टॉयलेट आइडेंटिफाई किया। हमने कहा स्टेट की इकोनॉमी कितनी बढ़ेगी उससे, आप सोचिए जरा। हमने कहा बेहतर आप होते हाई कोर्ट में जवाब देते, महिलाओं को भी माफ करते और पुरुषों को भी माफ करते। आप उसके लिए दिल्ली ले जाने के लिए ना कल रात को एक हीटर खरीद लिया है। जी जी, तो कैसे लेके तो आपको जो है वो, अगर एचआरटीसी की बस में जाएंगे आप, तो आपको उसका किराया लगेगा। अच्छा। और किराया लगेगा, आधा किराया लगेगा उसका। और मैं आपको बताऊं कि भाई इस तरह के इंसिडेंट तो बहुत सारे। तो हीटर भी नहीं है वो, वोल्वो से जा रहा हूं मैं, मतलब तो 300 रुपए का तो हीटर है। तो आप अंदाजा लगाइए, तो आप वो हीटर किस भाव आपको पड़ेगा दिल्ली पहुंचने में, उसकी वो तो आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि उससे आपको कितनी कर गर्मी महसूस होगी। दिल्ली पहुंचने से पहले ही गर्मी महसूस हो जाएगी आपको।
तो अब माली हालात जो हैं वो मेरे राज्य के कमजोर हैं, अब कहाँ से पैसा लाएं? आप की केंद्र में सरकार है, आप मदद करते नहीं, सुक्खू भाई परेशान रहते हैं, क्यों नहीं करते आप मदद? सारे सांसद भी आपके चुन के दे दिए, तो अब सत्ता दी है तो नहीं, थोड़ी देखिए मदद मैं करो ना। इस बात से सहमत हूं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है। ये गलतफहमी ना पहले किसी को होनी चाहिए थी ना आज है। और मुझे इस बात को हल्के हैरानी है कि जब इनको अच्छी तरह से मालूम है, इनके बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं ने यहाँ पर 10 गारंटी दी, ये भी पूरी करेंगे, ये भी पूरी करेंगे, और हमारी पार्टी जो है बोलते हैं, कहा हमने कि कांग्रेस पार्टी जो गारंटी सिर्फ गारंटी देती नहीं, हम उसको पूरा करते हैं। हमने सारा इसका अर्थमेटिक जो है वो सारा प्लान किया है, डिस्कस किया है, हमारी सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई है, उसके बाद हमने ये जारी की है। और अब आज हालात ये हैं हिमाचल प्रदेश में कि मुख्यमंत्री तो उन गारंटियों के विपरीत फैसले ले रहे हैं। गारंटी तो ये थी कि यहां पर 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और जहां 125 यूनिट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हम देते थे वो भी बंद कर दी। और उसके बाद अब कह रहे हैं कि सब्सिडी छोड़िए, सब्सिडी छोड़िए, मैं छोड़ रहा हूं, आप भी छोड़िए, नेता विपक्ष भी छोड़ें, हमारा भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले आप इस बात को तो बताइए कि वो जो 300 की गारंटी दे करके, 300 यूनिट की गारंटी अब दे करके सत्ता में आए हैं, उसका क्या होगा? ना आप माफी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, ना ही आप इस बात को बोल रहे हैं कि हम इसको पूरा नहीं कर सकते। जो पहले केवल केजरीवाल के नाम लगती थी, अब वही गारंटियां कांग्रेस देती है। उस गारंटी से ऊपर चढ़ के भारतीय जनता पार्टी देती है। वो कहते हैं हम 2100 रुपए देंगे, तो आप कहते हैं 2500 देंगे। मैं ओवरऑल देश के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, तो सभी तो ये कर रहे हैं। इन्होंने क्या देखिए, एक बात है, अंतर होता है लीडरशिप की जो विश्वसनीयता पर जो है, भरोसा पर, उन पर भरोसे का विषय होता है। देश में मैं कह सकता हूं, आज दावे के साथ कह सकता हूं, कोई नेतृत्व तो नहीं है नरेंद्र मोदी जी के सिवाय जिन पर भरोसा है। अगर मोदी जी की पार्टी, अगर मोदी जी कहीं गारंटी दे रहे हैं, उस गारंटी को पूरा नहीं किया तो बताएं। अगर दिल्ली में अगर आप गारंटी दिए हैं, दिल्ली जो है वो एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, तो सरप्लस स्टेट है, वो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, तो वहां पर वो किया जा सकता है। लेकिन गारंटियां जिन कांग्रेस की सरकार ने और दूसरे जो लोगों, जिन नेताओं ने दी थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। लेकिन इतना जरूर है, उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा स्पष्ट कहना है कि फ्री वीज के दौर से सभी पार्टियों को बाहर निकलना चाहिए। और मुझे इस बात को लेकर संतोष है, अब खड़गे जी भी कह रहे हैं हाँ, कि भाई जितनी चादर है उतना ही पांव सारिए। अच्छा, मुझे जानकारी मिली है आजकल आपने थोड़ा थोड़ा ज्योतिष ज्ञान भी सीखने की कोशिश की है, सच बात है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। ज्ञान तो हमको देने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो है। मैं विक्रमादित्य से भी पूछ रहा था आप के आने से पहले, ये सरकार कब तक चलेगी, इसकी कुंडली बना ली है आपने? नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार बनी 5 साल के लिए, हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि ये इस सरकार के इसके साथ लिखा हुआ ऐसा लग रहा है मुझे, ज्योतिष में ये मुझे लगता है ये साबित होते दिख रहा है कि कोई और दोषी नहीं होगा। ये सरकार जाएगी तो अपने ही कारनामों से, अपने ही काम करने के तौर तरीके से जाएगी। लेकिन मैंने तो सुना है मतलब जो अपने कारनामों से जाए ना जाए, जयराम ठाकुर जो दिन रात इसी में लगे रहते हैं। नहीं, देखिए हमारी एक भूमिका है, मैं इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट हूं। मैं जब सरकार में था, जब मुख्यमंत्री था, तो लोग बोलते थे कि आप बहुत सहज हैं, सरल हैं। मैं हूं भी, आज भी वैसे हूं। लेकिन ये मेरी भूमिका उस वक्त मुख्यमंत्री के नाते थी, मुझे सुनना ज्यादा था, बोलना कम था, काम करना था, ये मेरी भूमिका बनती थी उस वक्त। और इसलिए हमने खुला रखा अपना विषय, लोगों की बातों को सुनने के लिए हमने अलग अलग योजनाओं के माध्यम से भी प्रयत्न किए, प्रयास किए, और अपने आप भी अपने खुला में सुबह से शाम तक लोगों को मिलता था। मेरे लिए कोई महत्व नहीं हम सत्ता में आए कि नहीं आए, लेकिन मुझे इतना है कि हमने लोगों की सेवा की है, ईमानदारी से सेवा की है। 2 साल के काम, मतलब 2 साल के कार्यकाल बीतने के बाद लोग आज याद कर रहे हैं कि हिमकेयर योजना अच्छी थी, जिससे आदमी की जिंदगी बचती थी। आज एक इंजेक्शन ना मिलने की वजह से आदमी की जिंदगी चली गई। वो हिमकेयर योजना की सहारा योजना ऐसी थी, जो बेबस बिस्तर पर पड़ा है उसको 3000 रुपए महीने का मिलता था, उससे उसके दवा का भी कुछ खर्चा निकलता था, और कुछ अपना निजी उसका जो परिवार का खर्चा भी निकलता था।
शगुन योजना उस बेटी के लिए जिस बेटी के पिता जो है वो गरीब परिवार से है, बीपीएल की कैटेगरी में, उस दिन जिस दिन उसकी शादी होती थी उसको विदाई के समय जो है उसके खाते में उसके हम उसको डालते थे। लोग कहते हैं कि वो योजना आज भी होनी चाहिए। और नौजवान हिमाचल प्रदेश का इस बात को अनुभव कर रहा, महसूस कर रहा है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से हजारों हिमाचल के नौजवानों ने अपने कारोबार शुरू किए और कारोबार शुरू करने के बाद अपने आप तो नौकरी की जरूरत रही नहीं, अपने आप तो कारोबारी बन गया, लेकिन उन्होंने दर्जनों लोगों को अपने कारोबार में नौकरियां दी हैं, काम दिया है, रोजगार दिया है। ऐसे एक नहीं है, इतनी सारी योजनाएं, लेकिन यहां दौर चला है। 2 साल का कार्यकाल बीत गया, लेकिन उसके बावजूद ये भी बंद करो, ये भी बंद करो, ये भी बंद करो, सब कुछ बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बस ये चल रहा जो है। अधिकतर रोजगार योजनाएं अभी प्रदेश में हैं या आपके कार्यकाल में भी शुरू हुई, उसमें जो कंसेप्ट आया कि बाहर से ठेके पर एम्प्लॉयज ले लो, आउटसोर्स जिसको हम कहते हैं, वो लोग परेशान हैं, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या दूसरी जगह काम कर रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी है कि जो हमारे वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको आप लगातार एक्सटेंशन आपके समय में भी देते रहे, अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दे रहे हैं, तो जिनकी प्रमोशंस रुकी हुई हैं या जो नई एक पीढ़ी तैयार होनी चाहिए जिम्मेदारी के लिए, उनको मौका नहीं मिल पा रहा। नहीं, देखिए, एक बात तो मान करके चलना चाहिए, एक लिमिट तो होनी चाहिए, लेकिन यहां तो सब कुछ एक्सटेंशन पर चल रहा है, आउटसोर्स पर ही एक तरह का चल रहा है पूरी गवर्नमेंट का। 2 साल के कार्यकाल में स्थायी नौकरी तो हिमाचल प्रदेश में मिली नहीं, मिली वही जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में एडवर्टाइज हुई थी, पोस्टें क्रिएट हुई थी, नौकरी का उसके लिए इंटरव्यू का प्रोसेस हुआ था, अब उनके सिलेक्शन के बाद उनकी अपॉइंटमेंट हुई। एक भी नौकरी नहीं हिमाचल प्रदेश में अभी तक इस तरह से जो कांग्रेस की सरकार ने जो है अपनी समय में पोस्ट क्रिएट की, एक भी नहीं दी। तो ऐसा है, मैं उन बातों को जो बहुत व्यक्तिगत हो जाएंगी बातें, वो कुछ लोगों को, अपने साथियों को, सहयोगियों को जो है उनके लिए उनने रोजगार के रास्ते खोले हैं और वो भी कैबिनेट दर्जे के साथ खोले हैं। ये उनकी खासियत रही है वर्तमान सरकार। आम आदमी को नहीं मिल पाई है। आम आदमी को तो हिमाचल प्रदेश में रोजगार नहीं, और जहां 5 लाख गारंटी थी 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, 1 साल में 1 लाख, कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी। तो 2 साल का कार्यकाल बीत गया और अब नोटिफिकेशन निकाल दी कि 2 साल से हिमाचल प्रदेश में खाली जितने भी पद पड़े हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है। 1.5 लाख नौकरियां एक नोटिफिकेशन से समाप्त कर दी और वादा गारंटी 5 लाख की करके आए हैं। तो इसलिए नैतिकता नहीं रह गई आज के सारे इस दौर में सत्ता में रहने के लिए। मैंने तो कहा था कि आपको ये सारी चीजों को स्वीकार करना चाहिए, या तो मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि ये दिल्ली के नेता आए थे, गारंटियां देके चले गए, ये मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। एक तरफ से मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाई हिमाचल प्रदेश में भयंकर आर्थिक संकट है, दूसरे दिन उनका स्टेटमेंट आता है कि हिमाचल प्रदेश में 2027 तक हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और पूरे देश का समृद्धशाली राज्य जो है हिमाचल प्रदेश 2032 बनेगा। मालूम नहीं कौन सी जादू की छड़ी है, कौन सी आंकड़े, कौन सी ये सारी चीजें कहां से निकालते हैं ऐसी चीजों को लेकर के। लेकिन मेरा कहने का मतलब, एक व्यक्ति जब संवैधानिक दायित्व पर है तो सत्य बोलना चाहिए, इतनी हिम्मत करनी चाहिए। जो सच है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको स्वीकार करना चाहिए। गारंटियां पूरी नहीं कर सकते हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों को लेकर के टॉयलेट में टैक्स लगा रहे हैं, सूसू टैक्स लगा रहे हैं, इधर सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं, बस में हीटर लेकर के जा रहे हैं, कुकर लेके जा रहे हैं, उनका टिकट काटा जा रहा है। बस में आदमी जो है वो राहुल गांधी के बारे में कोई एक ऑडियो सुन रहा है, उस पर जो है उसकी इंक्वायरी हो जाती है कि आप ऑडियो भी नहीं सुन सकते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ जो है, प्रधानमंत्री के खिलाफ माइक लगा करके सुनाते रहते हैं। और एक आदमी जो है वो बस में, एचआरटीसी की बस में बैठ करके सिर्फ ऑडियो सुन रहा था जिसमें राहुल गांधी के बारे में कुछ व्यंग्य थे, कुछ टिप्पणियां थी, और ड्राइवर कंडक्टर की पेशी लग गई कि आपने इस बात की इजाजत क्यों दे दी बस में उस आदमी को सुनने के लिए। और बाकी लोगों ने भी सुना तो उन्होंने क्या सोचा होगा। आखिर क्या तमाशा बन गया। आप जाते हैं, हमारी योजना बंद कर दी हिमाचल प्रदेश में। हमने जनमंच एक कार्यक्रम, जो पूरे देश भर में जिस कार्यक्रम की सराहना हुई,
जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम हर रविवार के अंतिम दिन होता है, तो हमारा पहला रविवार इस बात के लिए समर्पित होता था। जनमंच लगता था, मंत्री जाता था, लोग आते थे, लोगों की समस्या सुनी जाती थी, समाधान मौके पर होता था। लेकिन उंगलियां उस और पे- यहाँ देखिए ना, उंगलियां उस पे भी उठी ना। कहते जनमंच के जो है इसमें लंच मंच हो गया कहते नहीं खाना देखिए पीना- एक बात, अरे हमारे वहां तो जो गरीब लोग जो पैदल चल के आते थे, गांव की समस्याओं के समाधान के लिए आते थे, अपनी व्यक्तिगत समस्या के समाधान के लिए आते थे, उनके लिए हमने अगर वहां पर रोटी खिला दी, वो एक बड़ा भारी गुनाह हो गया। और यहां मुख्यमंत्री जी ने उस योजना को, जनमंच को बंद करके सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम किया, और उसके बाद 2 कार्यक्रम अभी तक हुए, एक जाकर डोडरा कुंवार में हुआ, एक जाकर के चौपाल में जाकर के कुपवी में हुआ। और जहां कुपवी में हुआ तो बाकायदा उनका मेन्यू छप करके आया, नंबर 1 पर ये सब्जी होगी, तू नंबर 2 पर ये, और 12 नंबर पर जो है जंगली मुर्गा था उसमें रखा हुआ। तो जंगली अपने आप जंगली मुर्गा, अपने आप वहां पर जंगली मुर्गा खाएं, और उस पर चर्चा नहीं हो। और जो गरीब आदमी को हमने खाना खिलाया, दो तो वो जो मतलब दो एक दाल सुखविंदर सब्जी सिंह के सुक्खू साथ साहब खाना हैं। खिलाया। सुक्खू साहब भी आपकी तरह वेजिटेरियन ही है, नहीं वेजिटेरियन है, अब प्रश्न वो तो जंगली मुर्गा खाया किसी ने, बिल आपने उनके ऊपर फाड़ नहीं, दिया। बड़े दिलचस्प बात है। देखिए मुकेश जी, अगर आपने बात, बड़े दिलचस्प बात है सरकार के काम करने के तरीके पर, तो आपको कहूँ ये तो इनको कोई बड़ा राष्ट्रीय, कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई सम्मान मिलना चाहिए। किसने जंगली मुर्गा मारा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं है, और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के तहत जो है, इसमें नियम के मुताबिक जंगली मुर्गा जो है एक एंडेंजर्ड स्पीस है, और इसको नहीं मारा जा सकता है, अपराध है, सजा का प्रावधान है उसमें। लेकिन सजा उनको नहीं, एफआईआर किनके खिलाफ दर्ज की? जिनने मुर्गा मारा उनके खिलाफ नहीं की, जिनने मुर्गा पकाया उनके खिलाफ नहीं, जिन्होंने मुर्गा खाया उनके खिलाफ भी नहीं, जिन्होंने मुर्गे की खबर छापी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज। अब वो उसके लिए भी ये कह रहे हैं कि उनके आगे मुर्गा परोसा गया, वो मुर्गा खा नहीं रहे थे, उसका वीडियो बना रहे थे। लेकिन देखिए मुर्गे ऐसा का मुझे बड़े अपमान हो रहा था ना, मुर्गा जान से चला गया, वो खा भी नहीं रहे उसको और उसका वीडियो बना रहे हैं। मुझे तो इसी बात को लेकर के हैरानी हो रही है कि अगर मार दिया था तो तो खा उसके लेते। बाद जब मुख्यमंत्री के सामने वहां पर उनको पेशकश की, तो वो कहने लगे कि वो रिकॉर्डेड है सारा, उसमें आया हुआ, उनके ही आदमी, हमारा तो कोई आदमी था नहीं वहां पर, उनके ही डिपार्टमेंट के जो पब्लिक रिलेशन के आदमी थे वहां पर, जो सारा वो वीडियो बना रहे थे। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई ये मैं तो खाता नहीं, इनको दीजिए, धनीराम जी को दीजिए, इनको दीजिए, उनको दीजिए। सर, ये पब्लिक रिलेशन और ये जो मेन्यू छाप रहे हैं, ये उनके बंदे हैं या आपके बंदे हैं? नहीं, बंदे तो उनके हैं, लेकिन ये अब चाहे जो मर्जी कहें आप, लेकिन उनके मुख्यमंत्री के बंदे। मेन्यू में उनको पता है कि ये जंगली मुर्गा मारना अपराध है, फिर आप कह रहे कि डीपीआर उसका वीडियो बना रहा था जो उनको प्रसिद्धि के लिए काम करने का, तो वो उनको मतलब क्या कर रहे हैं उनके साथ? सही मायने में, सही मायने में आपकी तो पकड़ अभी भी बनी हुई है वहां पर? नहीं। देखिए ऐसा तो आप वो उनने ईमानदारी से काम किया, उन पर अब मत दोष दीजिए कि वो हमारे उनके हैं, वो सरकार के आदमी हैं। उनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी इतने दूर आए हैं, गांव में घर में ठहर रहे हैं, और उनके लिए जंगली मुर्गा बनाए, हम इसका वीडियो भी नहीं बनाए, तो उनको लगा कि बहुत कमी रह जाएगी, तो इसलिए उन्होंने तो बनाया। जो कांग्रेस के एमएलए हैं वो भी आपको ज्यादा प्यार करते हैं, उनको कम करते हैं? अभी 6 चले गए थे पीछे जैसे, और कितने हैं जिनका प्यार आपके प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है? बहुत संख्या मुझे है। लगता है दिल्ली के इलेक्शन के बाद ये प्यार और भी बढ़ेगा। देखिए ऐसा है कि दिल जीतने के लिए कला चाहिए, और हम सत्ता में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे हमारे विपक्ष के साथी हैं जो दिल से हमें प्यार करते हैं, और ये प्यार जाहिर कब होगा, तो आने वाले समय का वक्त का इंतजार थोड़ा करते सा हैं। तो बता दो ना, अब इतने बड़े मंच पे हम इतनी दूर से आए। नहीं, देखिए, मैं एक इतना बात कहूंगा। एक छोटी सी खबर भी नहीं दोगे आप हमें? नहीं, मैं तो इतना ही कहूंगा कि प्यार जो है बिल्कुल बदस्तूर जारी है, वहां पर हमारे साथी जितने भी हैं प्यार करते हैं हमको। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हम किसी तरह से भी सरकार के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं करना चाहें। हम कोई भी पाप जो है वो अपने सिर पर नहीं, वो सारा का सारा जाएगा तो उनके ऊपर जाएगा, क्योंकि काम काज करने के तौर तरीके पर जिस प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसका खामियाजा उनको ही भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तैयारी तो पूरी कर ली गई थी, फिर जो नंबर गेम है उसमें चूक कहाँ पे हो गई? देखिए, इन सारी चीजों को लेकर के मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हमारी ओर से ऐसा तैयारी का कोई विषय नहीं था।
सरकार कांग्रेस पार्टी की है, ये जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी की है उस सरकार को चलाने की, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमारी सरकार को चलाने की कोई जिम्मेवारी नहीं है और हमारी मंशा भी सरकार गिराने की इस तरह के तौर तरीके से नहीं है। हाँ, जब अपने आप गिरने लगे तो हम उसको सहारा देने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और विपक्ष में तो बड़ी सीधी सी बात है कि व्यक्ति अगर उनका व्यक्तिगत कोई विषय होगा तो उस सारी चीज को ले, लेकिन जहां विचार का विषय है, सीधा विषय है, वहां तो लड़ाई जो होगी, जिस रूप से होगी, आर पार की होगी, वो उसी तरह से होगी, उसी तरह से लड़ी जाएगी। और हम इतना ही कह रहे हैं कि ना हमने प्रयत्न किए थे, उनके साथी उनसे ही नाराज होकर के, निराश होकर के चले गए, और चल करके जब हमारे पास आ गए तो हम राजनीतिक दल हैं, जिम्मेवार राजनीतिक दल हैं, आए हुए किसी साथी को हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप मत आइए। मतलब जो इस वक्त न्यूज 18 के दर्शक हमारे को देख रहे हैं, हमारे टीवी चैनल के माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उनको आखिर में क्या कहना चाहेंगे कि जो जो वहां से खफा होते जाएंगे हम उनको गले लगाते जाएंगे? नहीं, देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हम खुले हैं, खुले मन से काम करते हैं। अच्छा व्यक्ति कोई वहां से यहाँ हमारे साथ चलने के लिए तैयार होता है, हमारे साथ काम करने के लिए सहमत होता है, तो उनका अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप रहिएगा थोड़ी देर, समोसा आ रहा है। अब मैं देखता हूँ एचपीडीसी की सर्विस कैसी है, कितनी देर में आता है, नहीं तो मेरे को बाहर से मंगवाना पड़ेगा। फिर कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये समोसा भी अगर मुख्यमंत्री जी के या सरकार की नजर में आ गया तो कहीं और एफआईआर ना हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बिल्कुल, और मैं बहुत अनुरोध धन्यवाद। करूंगी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी से कि मंच पर बने रहें। मैं अनुरोध करूंगी हमारे एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू जी से कि मंच पर आएं और पुष्प गुच्छ देकर माननीय अतिथि को सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो राइजिंग शिमला एक ऐसा मंच जहां हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी